ओके, आज हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखना चाहते हैं। इन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ यू नो देयर आर 3 एप्लीकेशन। एक आपका ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, दूसरा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक स्फेरिकल सेल में आपका किस तरह से या स्फेयर में किस तरह से चार्ज अगर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स। तो जो 2 एप्लीकेशन आपके हैं उसमें बार बार 2 वर्ड आता है, इन्फिनाइट प्लेन शीट, इन्फिनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इन्फिनाइट वर्ड किस तरह से यहाँ अप्लाई हो रहा है और उसका कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज हो रहा है। आपके छोटे क्लासेस में आपको बोला जाता है भाई इन्फिनाइट दूरी या इन्फिनाइट डिस्टेंस मतलब जो मेजर न कर सके, हमारे ऑब्जर्व में ना हो, है ना। कोई एक पर्टिकुलर दूरी नहीं है कि भाई इतना दूरी हो गया, इतना मीटर, इतना किलोमीटर हो गया तो ये इन्फिनाइट हो गया। ऐसा कोई डिफाइन वेल डिफाइन नहीं है इन्फिनाइट, भाई इतना दूरी पर होता है या इतना लेंथ हो जाए किसी डिस्ट्रीब्यूशन का तो उसको हम इन्फिनाइट कहने लगेंगे। वो एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी वो कॉन्सेप्ट की तरह ही इस्तेमाल होता है। ठीक। सो अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह से लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो या इस तरह से आपका कोई सरफेस हो और उसमें चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, जैसा ये वाला हम सेकंड एप्लीकेशन में देखेंगे आपका गॉस के, और यहाँ एक सरफेस है जो आज हम देखने वाले हैं। अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं जो काफ़ी दूर है इससे, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन से काफ़ी दूर पे है और यहाँ से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप पाएंगे भाई हाँ मुझे तो बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं, एजेस दिखाई दे रहे हैं, इसका यहाँ से आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं भाई मेरे को इसका स्प्रेड समझ में आ रहा है, कितना स्प्रेड है, कितना फैला हुआ है। मतलब है मेरे लिए तो ये इन्फिनाइट, इस ऑब्जर्वर के लिए ये इन्फिनाइट मैं कंसिडर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं तो मेजर कर पा रहा हूँ। तो मैं कैसे ये अनमेजरेबल टाइप का हो गया, कैसे ये ऐसा हो गया जिसको मैं ऑब्जर्व ना कर पा रहा हूँ। पर अगर मैं और थोड़ा करीब आता हूँ इसके, यहाँ मान लीजिए चला आता हूँ और यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ तो हम पाएंगे कि भाई ठीक है, थोड़ा सा एलिवेशन बढ़ गया, पहले के रेस्पेक्ट में एलिवेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया मेरा, पर अभी भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पर धीरे धीरे अगर हम और करीब आते जाएं और करीब आते जाएं और एक बहुत ही करीब ऐसे पॉइंट पे चले आएँ जहाँ से ये हमारे लिए इमेजिन करना मुश्किल हो कि भाई इसका विस्तार कितना है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको डायरेक्टली लाके यहाँ रख दिया गया। अब आपको पता नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा है, ठीक है, आप यहाँ से नहीं आ रहे हैं कि आप इसके बाउंड्रीज देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पहले से पता है कि भाई यहाँ इतना लंबा है। पर अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर बहुत ही करीब आ गए हैं, ठीक है, बहुत ही करीब पॉइंट पर आप हैं और आपको बोला जाए ठीक है अब देखिए, तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसका स्प्रेड कितना ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा इसका स्प्रेड हो रहा है। तब ऐसे पॉइंट्स के लिए ये इन्फिनाइट कंसीडर किया जा सकता है। सिमिलरली अगर इस शीट के हम बहुत ही करीब आ जाएं तब हम उसके लिए इन्फिनाइट कंसीडर कर सकते हैं। सो इन्फिनाइट कंसीडर करने के लिए उस डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत ही करीब के पॉइंट को लेना होता है। सो यही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। सो अब हम देखने वाले हैं आपका इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम ले लेते हैं आपका एक इन्फिनाइट या एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। अब इसके पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक इससे पर्टिकुलर दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है यूजिंग दिस गॉस लॉ। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसा मैंने अभी पहले बताया, इन्फिनाइट कंसिडर करने के लिए वो पॉइंट इसके बहुत क्लोज होना चाहिए, पर डायग्राम क्लियरली दिखाई दे। अगर हम बहुत करीब बना देंगे तो इतनी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, इसलिए हम क्या करते हैं थोड़ा सा उसको दूर बनाते हैं यहाँ पे। पर यू हैव टू इमेजिन दैट दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये शीट के दोनों साइड है, ठीक है, अगर आपका इस तरह से शीट है तो इधर भी डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर भी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम ये इसी तरह का, अगर ये मान लो ये आपका r दूरी पर पॉइंट है तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक p' ले लेते हैं, r दूरी पर ये पॉइंट है, ठीक है। अब हमें इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है अप्लाइंग गॉस लॉ। पर गॉस लॉ को अप्लाई करना मतलब क्लोज सरफेस चाहिए। यहाँ क्लोज सरफेस इस P पॉइंट के हिसाब से तो है नहीं, जो P पॉइंट के यहाँ पर क्लोज सरफेस में दिख नहीं रहा, तो हमें एक इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक। सो लेट अस इमेजिन ए क्लोज सरफेस अबाउट दिस P पॉइंट। तो हमने एक सिलेंडर को इमेजिन किया। अब आप देख सकते हैं कि ये पार्ट इतने वाले पार्ट से आपका क्रॉस करेगा जो हमारे शीट से, ठीक है। आप ऐसे समझ लो ये आपका प्लेन शीट है और यहाँ पर आपका, जैसे ये सिलेंडर हम ले लेते हैं जो हमने बनाया है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे छेद करके यहाँ से पार कर दूँ तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका
बन जाएगा। तो इसके दोनों सिरे हैं, इस साइड भी है, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, और ये जो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं ये सारे आपके जो एरियाज होंगे वो इक्वल होंगे, बाई डायग्राम दिख ही रहा है। सो इसका अगर मान लीजिए आप S मान लेते हैं तो दिस विल ऑल्सो बी S, दिस विल ऑल्सो बी S, ठीक है, दोनों आपका S हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, एक गॉसियन सरफेस मिल गया। अब हम अप्लाई कर सकते हैं गॉस लॉ को। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लेते हैं। सो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। और ध्यान रखने वाली बात अगेन यही है कि यहाँ भले हमने दिखाने के लिए पॉइंट को बहुत दूर बनाया है, एक्चुअल में दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस शीट, ठीक है। सो लाइंस जो हैं इस तरह से बाहर की तरफ पैरेलल निकलेंगी आपका, ठीक है, इस तरह से लाइंस आपका पैरेलल निकल रही हैं, इस साइड भी, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, ठीक। ये लाइंस इस तरह से पैरेलल जाएंगी, ठीक। अब हमें पता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आपस में क्रॉस नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं होगा कि ये लाइंस ऐसे चले जाए ऐसे चले जाए, ये लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करेंगी। एंड अगेन द पॉइंट इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस शीट। तो अगर आप ये डायग्राम को देखें तो आप पाएंगे कि अगर ये सिलेंडर से अगर हम फील्ड लाइंस का क्रॉसिंग को ऑब्जर्व करें तो ये सर्कुलर पार्ट है, इतना से ही फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइंस आपका पैरेलल हैं। तो ये लाइन सिर्फ इस जो सरफेस सर्कुलर पार्ट है इतना से ही लाइंस क्रॉस हो रही हैं, ये जो कर्व वाला पार्ट है इससे तो कोई लाइंस क्रॉस ही नहीं हो रही है। तो ये पार्ट कोई भी फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। आपको पता है फ्लक्स इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर्टिकुलर सरफेस। अब यहाँ लाइंस तो क्रॉस नहीं हो रही हैं, जो लाइंस क्रॉस हो रही हैं बस ये सर्कुलर और ये सर्कुलर से क्रॉस हो रही है। सो डेफिनेटली ये पार्ट और ये पार्ट ही इस पूरे स्ट्रक्चर के फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा, ये दोनों नहीं करेगा। कई जगह आपने इसको थोड़ा अल्टरनेट मेथड भी देखा होगा, वहां पर यहाँ पर एक ds ले लिया जाता है, पर्टिकुलर एरिया ले लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो गया और ds का नॉर्मल डायरेक्शन होता है वो ऊपर की तरफ हो गया, थीटा 90 और cos 90 0, तो फ्लक्स इन दोनों पार्ट से आपका या इस पूरे कर्व पार्ट से आपका 0 हो जाता है। वैसे भी आप देख सकते हैं या ये भी कॉन्सेप्चुअली आप देख सकते हैं कि भाई लाइंस तो पैरेलल है, तो ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ इस पार्ट और इस पार्ट का होगा, इस पार्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वहां से कोई लाइंस पार नहीं हो रही हैं, ठीक है। इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। एंड बिकॉज वी हैव टू यूज दैट फ्लक्स फॉर्मूला, तो एक छोटा सा इस यहाँ पर हम ds भी ले लेते हैं, इट इज कंसिडर दैट, ठीक। तो ये आपका ds हो गया, डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ, दिस इज एरिया वेक्टर। ये ds हो गया, डायरेक्शन बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इस तरफ, हियर ऑल्सो। सो थीटा कितना 0, थीटा कितना 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन हो गया, ठीक। अब हम टोटल फ्लक्स को निकाल सकते हैं। सो टोटल फ्लक्स जो आपका होगा phi, दैट इज phi1 प्लस phi2, ठीक है। phi1 इस सर्कुलर पार्ट के कारण, phi2 इस सर्कुलर पार्ट के कारण, ठीक। सो ये हो गया E डॉट ds फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए, ये हो गया E डॉट ds सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम एक्सपेंड कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट एक्सटेंड करेंगे तो E ds cos 0 डिग्री, अगेन इधर E ds cos 0 डिग्री, ठीक है। cos 0 लिया क्योंकि थीटा यहाँ 0 है, थीटा अगेन यहाँ पर आपका 0 है, ठीक। सो cos 0 1, cos 0 1, तो ये मिल गया E ds, अगेन यहाँ मिल गया E ds, ठीक। नेक्स्ट E इंटू ये जो ds है आपका, ये छोटा सा पार्ट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरा पार्ट मिल जाएगा, ds छोटा सा पार्ट, इंटीग्रेट करो पूरा पार्ट मिल जाता है। सो पूरा पार्ट कितना है, s के बराबर है, तो लिख सकते हैं हम s, यहाँ भी लिख सकते हैं s, तो कितना मिल गया ट्वाइस ES। ये हमें टोटल फ्लक्स मिल जाता है थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स। अब हम इसका अप्लाई करते हैं, गॉस लॉ को यूज करते हैं और फ्लक्स हमें मिल चुका है। सो अगर हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं तो हमें पता है जो टोटल फ्लक्स phi इज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो फ्लक्स तो मिल गया ट्वाइस E इंटू S, ठीक है। नाउ अब हमें चार्ज पता करना है। अब देखिए चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट दिस शीट,
अब हम तो सिर्फ गॉसियन सरफेस में इतना पार्ट ले रहे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बन रही हैं वो सिर्फ इतने पार्ट के कारण बन रही हैं। तो जो भी चार्ज कंसीडर करना, बस इतने पार्ट के कारण ही हमें वो कंसीडर करना है। तो इतने पार्ट में कितना चार्ज है वो हम कैसे पता करें, वो हम कैसे जानें? तो वहां आपको हेल्प करता है ये सिग्मा, विच इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड दिस पार्ट इज गिवन विद दिस ओके प्लेन शीट का यूनिफॉर्म डेंसिटी दिया हुआ है, दैट इज सिग्मा। तो सिग्मा आपका हो जाता है चार्ज अपॉन एरिया। यू नो दिस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख चुके हैं कि सिग्मा आपका हो जाता है चार्ज अपॉन एरिया। एरिया आप कितना है, एस लिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। सो अगेन हम चार्ज की जगह लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलम नॉट। ठीक, सो अगेन एस एस कैंसिल हो गया, ई हो गया सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलम नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फिनाइट प्लेन शीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आर से इंडिपेंडेंट है। आर से इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पर अगेन जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग फॉर ए पॉइंट विच इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस प्लेन शीट, तभी ये इन्फिनाइट की तरह कंसीडर किया जा सकता है। ओके, और ये आर के इंडिपेंडेंट आपका हो जाता है। ठीक, यहाँ पर आप देखते हैं एप्सिलम नॉट, एक्चुअली हम मीडियम के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर अगेन आई एम जस्ट टेलिंग हियर दैट इज एप्सिलम नॉट। नॉट लेने का मतलब जो मीडियम है इस शीट के आसपास, या जैसे ये शीट है और ये पॉइंट है, इनके बीच में जो मीडियम वो फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस मीन्स एयर या वैक्यूम है, इसीलिए ये हम यहाँ पर एप्सिलम नॉट को कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये किसी मीडियम में रखा होगा तो सिंपली आप उसको एप्सिलम यहाँ पर लिख देंगे, दैट एप्सिलम विल बी एप्सिलम नॉट इंटू एप्सिलम आर। ठीक है, एप्सिलम आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक, सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिल जाता है विच इज सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अब जानते हैं इसका यूज आप आगे कैपेसिटर्स के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इस फॉर्मूला का यूज वहां पे किया जाएगा। सो वी हैव सीन दिस एप्लीकेशन, नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे। थैंक यू।